हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे हैं और उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी जैसे लास्ट लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा, उसके बारे में क्यू वैल्यू के बारे में देखा और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में देखा। ओके, तो उसके आगे उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके चलते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए और उसको हम अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है और बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली पर न्यूक्लियन का ग्राफ दे रखा है यहाँ पे और ये इसमें आपको ये देखना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है कि किस रिएक्शन में, मतलब कौन सा रिएक्शन में जो है ना वो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी किस में रिलीज होगी, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना अगर सॉल्व करें तो अच्छा रहेगा इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का मतलब ये सारे कुछ रिएक्शंस हैं और ये जैसे कि कुछ बेसिकली न्यूक्लियाई हैं एक्स वाई जेड, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इनकी अपनी अलग अलग जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है और मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे रखा है। मतलब एक तरह से ये क्या दे रखा है, ये बेसिकली ए दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सही रहेगा। हम लोग बेसिकली ये ए दे रखा है ना, और ये क्या दे रखा है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, पर न्यूक्लियन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया कि किसमें एनर्जी निकलेगी, एनर्जी किस में निकलेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो आप करना क्या है कि यहाँ पे सपोज करिए इसी रिएक्शन की बात, इसकी रिएक्शन की बात करो तो इसी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इधर में आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी देख लीजिए कितनी है इसकी, और इसके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे देख लीजिए, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ये आप देख लीजिए, ओके। और अगर इधर की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, अगर इसके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, यानी कि इस प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो बाकी गई कहाँ, एनर्जी निकलेगी ना। ये प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम हो गई तो बाकी कहाँ एनर्जी गई, निकलेगी, यानी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, निकलेगी, बाहर निकलेगी। अगर सपोज है कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी ज़्यादा हो गई तो इसकी कम थी मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब आपको क्या करना भाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हुई, ज़्यादा कहाँ से हुई, आपने कुछ एनर्जी दिया होगा तो ऐड होके और यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है ना। ये सब बहुत बेसिक चीज, मतलब बहुत अच्छा आराम से कर सकते हैं आप इसको। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जेड, इसका जेड यहाँ पे दे रखा है, वाई का एटॉमिक मास दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वल टू 60, दिस इज इक्वल टू 90, ओके, और दिस इज इक्वल टू 120, ओके। तो ये 120 यहाँ तक आपका हो गया है, ये आएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि इसका y का किसका हम निकाले भाई, उधर से डब्ल्यू एक्स वाई जेड सबका निकाल लेते हैं। डब्ल्यू का कितना है बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं निकाल रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का तो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दे रखा है, इससे हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं, हर किसी का कितना बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी डब्ल्यू का बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी भाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.5, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 है और इसके पास न्यूक्लियन कितने हैं तो 120, देखिए 120 न्यूक्लियन से 120 है ना, तो ये आएगा। उसी तरह से आप देखिए एक्स का निकल आएगा, एक्स का तो एक्स का कितना है, एक्स का है 80, तो 8.888 इंटू कितने है 90 है, ओके। और इसी तरह से एक्स वाई का कितना है भाई, वाई का तो वाई का है 6 कितना वाई का है, वाई का यहाँ पे 8.5 इंटू 60, उसके पास जेड जो होगा वो होगा इसका जेड का होगा कितना 5 इंटू कितना भाई 3,
ओके, तो आप यहाँ से निकाल के वैल्यू थोड़ा देख लीजिए कितनी है, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसके बाद आपको हर क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। ये कितनी होगी 150 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ओके कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे एक बार, तो देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 120, तो 900 ये आ रहा है, 900 ये आ रहा है। ये वाला आप देखेंगे तो कितना आएगा, 510 आ रहा है, ओके 510 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, तो या ये कितना आएगा 720, ये सारा निकल गया है, और सारा निकल गया। अब एक एक इक्वेशन को आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक इक्वेशन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका कितना है, y का है 510, और इधर निकल जो रहा है कितना रहा है, वो निकल रहा है 300। अब बताइए इसका ज़्यादा है इसका कम है, एनर्जी निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। इसका यहाँ पे इसका ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रिलीज एनर्जी किस में रिलीज होगी बेसिकली, ओके एनर्जी किस में रिलीज होगी, ये चीज़ देखना है। यहाँ पे 510 है, और यहाँ पे तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, और यानी बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे तो यानी कि यहाँ पे कम है। तो इनके पास यहाँ पे बेसिकली एनर्जी नहीं निकल पाएगी। यहाँ पे एनर्जी अगर देखें तो W कितना है भाई, यहाँ पे 900 इसके पास 900, और उसके पास इसके पास कितना है X और Z। X की वैल्यू आएगी 720, और इसकी वैल्यू है 150। तो ये दोनों मिला देंगे तो कितना आएगा, ये दोनों मिला देंगे तो 870 आएगा, ओके। इसमें भी उधर में एनर्जी कम है तो एनर्जी नहीं निकल पाएगी, ओके। तो एनर्जी इसमें इधर ज़्यादा एनर्जी, उसमें एनर्जी कम है तो एनर्जी नहीं निकल पाएगी। यहाँ पे देखिए W की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 900, ओके। इसका 900 इसका, इसके पास 900 है, ओके। तो 900 इसके पास है, और इसके पास y के पास कितना है, तो उसका बाद 1020 होगा 1020। हाँ यहाँ पे देखिए एनर्जी इसकी ज़्यादा है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे 720 है, और y यहाँ पे जो है 510 है, 510 जो थोड़ा ठीक से लिखता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो 510, ओके 510 ये है किसका, ये y है, और z जो होगा z 150, तो ये कितना हो जाएगा भाई प्लस, ओके। तो ये आ जाएगा कितना 660 हो गया ना। आप देखिए यहाँ पे भी एनर्जी कम है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं निकलेगी, यहाँ पे भी नहीं निकलेगी, यहाँ पे भी निकलेगी, तो यहाँ पे एक सिर्फ निकलेगी, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी जिसके पास मतलब जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आपका यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब कि, और यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ पे है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी इसके पास ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे निकलेगी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इस ग्राफ से हम ये कर सकते हैं, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का इतना दे रखा है, तो अगर हमारे पास 30 न्यूक्लियन है, 30 न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, तो उसका एनर्जी कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी वो निकाला हमने, ये टोटल, ठीक है ना। दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये चीज करेक्ट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये आंसर का सी दे भी रखा है हमने रेफरेंस के लिए। तो अब देखिए क्या होता है कि जो ये करते हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ बहुत ही कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अगर आपके पास पहले से जानकारी है तो आप उस न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए बहुत आसानी से आप कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो उसके अब जैसे कि
पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें अगर फिर से यहाँ पे भी हमारे पास आ जाए, यहाँ पे भी हमारे पास मतलब हेल्प करने को आ जाए, या वो चीज़ों को हम यहाँ पे भी देखना है हमें, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ें। हमारी मिलती जुलती चीज़ें अगर कुछ मिल जाए, या कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ जो हमने पढ़ चुके हैं उससे कहीं पे इस्तेमाल है क्या, या उसका कहीं यहाँ पे रेलेवेंस है क्या, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और वो क्या है, तो देखिए दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको चार्जेस बैलेंस होते हैं, चार्जेस बैलेंस बिल्कुल होते हैं दोनों तरफ न्यूक्लियर रिएक्शन में, प्रोडक्ट साइड में और मतलब रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। ओके, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में क्या होगा कि चार्जेस बैलेंस होंगे। ओके, चार्जेस बैलेंस होंगे, दोनों तरफ करने होंगे, तो इससे क्या आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। सेकेंड में अगर दोनों तरफ आपका क्या होगा कि एक तो चार्जेस बैलेंस कर लिया, दोनों तरफ लीनियर मोमेंटम बैलेंस होगा दोनों तरफ, मतलब लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा, बेसिकली कंजर्व होगा। पहला चार्ज कंजर्व होगा दोनों तरफ, और दूसरे मतलब चार्ज बैलेंस होगा, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज बैलेंस होने का मतलब है चार्ज कंजर्व है। दूसरा क्या है, दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तीसरा चीज क्या कि क्या क्या हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखिए पहला है तो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे दोनों तरफ एटॉमिक नंबर कंजर्व होगा। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये चीज दोनों तरफ एटॉमिक नंबर कंजर्व होगा दोनों तरफ। ओके, उसके बाद अगला जो चीज है वो है कि दोनों तरफ मास नंबर जो है ना, वो मास नंबर कंजर्व होना होगा, एटॉमिक नंबर कंजर्व होगा और दोनों तरफ मास नंबर भी कंजर्व होगा, ठीक है, ये चीज। तीसरा चीज क्या होगा, तो यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा। ओके, जो कि हम देख चुके हैं। एक और चीज है कि आप बोल सकते हैं सर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे बेसिकली एटॉमिक नंबर बोलने का मतलब है कि चार्ज कंजर्व होगा बेसिकली, ठीक है ना, चार्ज दोनों तरफ कंजर्व होगा। ओके, चार्ज, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो बेसिकली चार्ज कंजर्व होगा दोनों तरफ। ओके, चार्ज कंजर्व, तो और कंसाइज फॉर्म और बेटर फॉर्म में बोलूँ तो चार्ज जो होगा वो चार्ज कंजर्व होगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, एनर्जी कंजर्व होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल टाइप्स का मतलब कि बेसिकली अगर यहाँ पे सारे जितने भी तरह के एनर्जी है वो यहाँ पे कंजर्व होंगे। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी में आपका जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है, ये चीज़ है। ऐसा ये ध्यान रखना, बिल्कुल अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है भाई, तो न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है, तो बेसिकली आ जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई बड़ा बेसिकली बड़ा कोई एलिमेंट है, बड़ा मतलब न्यूक्लियस बड़ा हो गया। ओके, जब बड़ा न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने की कोशिश करेगा, जिससे कि इस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जिसका इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो 1.6 से कम हो जाए, 1 और 1.6 के बीच में आ जाए, या 1.6 से कम हो जाए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल हो जाए एलिमेंट, उसके लिए क्या होता है, इसके न्यूक्लियस से पार्टिकल्स निकलते हैं, ये टूटता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटता है, जब छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटता है तो इसको बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ब्रेक होना, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि बड़ा जो एलिमेंट होगा वो छोटे में कन्वर्ट होगा, तो इसका रेशियो जो होगा वो बढ़ेगा स्टेबिलिटी की तरफ, मतलब 1.6 से अंदर कम हो जाएगा, जिससे कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। उसके बाद अगर बात आती है कि अब देखिए ये चीज सपोज है कि ठीक है भाई, ब्रेक तो हो गया, फिर ब्रेक होने से क्या होगा, फायदा क्या, तो ब्रेक होने के साथ साथ भाई स्टेबिलिटी तो मिली गई, स्टेबिलिटी जब मिलेगी तो साथ साथ ये कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है, और जब एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
ओके, तो ये चीज़, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि लेके चलते हैं कि अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 235 ये रहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, अच्छा एक और चीज़ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए अगर मैं यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम में हम कर रहे हैं तो यूरेनियम 235 जो होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ओके, स्टेबल न्यूक्लियस होता है, उस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, स्लो न्यूट्रॉन। ओके, ये जो है ना स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करती है। क्यों स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं? क्योंकि ये इसके ऊपर चिपकना चाहिए, स्टिक करना चाहिए, इसके ऊपर स्टिक करना चाहिए, चिपकना चाहिए। ओके, अगर ये स्टिक करेगा तभी जाके न्यूक्लियर 236 बनेगा, और 236 हाईली अनस्टेबल होता है। ये जो होता है ना हाईली अनस्टेबल, दिस इज द हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, ये हाईली अनस्टेबल होगा, और ये हाईली अनस्टेबल होगा तो ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये क्या होगा, बेरियम, क्रिप्टन, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है इसमें से। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। आप इसको चाहें तो इसको बैलेंस कर चाहिए, दोनों तरफ मास चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यूरेनियम है, यूरेनियम 92 और 236, यहाँ पे यूरेनियम 235 था, इसमें न्यूट्रॉन आपने डाल दिया। ओके, तो न्यूट्रॉन डाल दिया तो ये आपका ये बहुत हाईली अनस्टेबल बनेगा, तो ब्रेक करेगा बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स में, और साथ में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो देखिए, बैलेंस कर लीजिए, जैसे कि हम आपको बताया गया था कि इसमें मास भी बैलेंस होना चाहिए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करके देखते हैं। ये बैरियम यहाँ पे एरो होना चाहिए ना, ये एरो होगा। अब देखिए क्या होगी, यहाँ पे दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो ये 92 और +0, तो दोनों मिला के 92 हो गए। और यहाँ पे इधर देखते हैं तो 56 और +36, 56 + 36 कितना हो गया भाई? तो ये आपका फिर से 92 हो गया, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस कर लिया आपने। और मास का देखते हैं 235 + 1 236, यहाँ पे बीच में बनेगा ये वाला इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल 236 जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, क्योंकि भाई ये इसके ऊपर आया, इसमें कुछ चिपक गया, चिपका है, चिपकना, स्टिक करना चाहिए उसके ऊपर बैठना चाहिए, यानी कि ऐसे कर बोलो कि स्टिक करना चाहिए, तभी वो उसका अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, हाईली अनस्टेबल होगा ये। ठीक है, 236 तभी मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप बहुत हाई स्पीड में आएगा ना, तो हाई स्पीड में आएगा तो भाई पता चला कि हाई स्पीड में आया तो लेकिन मार के चला गया, मतलब हीट करके चला गया। ओके, हाई स्पीड में आया और मार के चला गया। ओके, या इधर चला गया कहीं, तो फिर 236 नहीं बनेगा, 236 नहीं बनेगा, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये रिएक्शन नहीं, मतलब ये प्रोसीड नहीं होगा रिएक्शन। ओके फाइन, तो मास को देख लेते हैं, 235 236 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 141 + 92 + 3, तो ये दोनों तरफ मास भी बैलेंस होगा। ओके, मास भी दोनों तरफ बैलेंस होगा। ओके, मास दोनों तरफ बैलेंस होगा, तो यहाँ पे ओके, तो मास बैलेंस होगा। उसके बाद साथ साथ जो है ना कुछ एनर्जी भी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका देख सकते बहुत हाई एनर्जी निकल रही है। अब क्या होता है कि इसमें भाई न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, इतना हाई फाई मतलब इतना ज़्यादा यूरेनियम वगैरह खोजा, और इसके बाद इतना ये इस तरह का रिएक्शंस कराया, तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं? तो जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं, जो इसका बेसिकली क्या होता है, जो 3 न्यूट्रॉन है ना, 3 न्यूट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं, इनमें से कुछ को क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज कर कि इसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, इन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ ग्रेफाइट ब्लॉक्स यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल वे में, इस तरह से बहुत हाईली, मतलब काफ़ी हाई टेक्निक का यूज़ करके और कैलकुलेशन का यूज़ करके। और ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एक ही न्यूट्रॉन बचता है। ये न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन ही बच जाएगा। ये न्यूट्रॉन जो बचा, ये फिर से यूरेनियम
मतलब कि भाई ये दोनों ऑब्जॉर्व हो गए। ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या किया आपने, ग्रेफाइट ब्लॉक लगा दिए। बड़े बड़े ग्रेफाइट ब्लॉक्स यूज होते हैं रिएक्टर्स में। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक ही न्यूट्रॉन यहाँ पे आगे बढ़ा। ये न्यूट्रॉन जो बढ़ा, ये न्यूट्रॉन क्या करता, फिर से यहाँ पे ये तो बहुत हाई एनर्जी लेके निकला है, बहुत हाई एनर्जी लेके निकला है। तो हाई एनर्जी लेके निकला है, इसको स्लो डाउन करने के लिए, स्लो न्यूट्रॉन बनाने के लिए, स्लो डाउन डिक्रीज स्पीड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेवी वाटर का यूज करते हैं। हेवी वाटर का यूज करते हैं इसको स्लो करने के लिए। तो स्लो करेंगे तो फिर से वही सेम प्रोसेस, देखिए ये सेम प्रोसेस, यानी ये स्लो हो गया, ये न्यूट्रॉन जो होगा वो स्लो न्यूट्रॉन आ गया, स्लो, ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ये फिर से क्या होगा कि फिर से 92 और 235 आया दूसरा यूरेनियम के साथ। फिर से ये क्या होगा कि 92 236 बनेगा और फिर से ये रिएक्शन होगा इस तरह से, ठीक है, फिर से रिएक्शन है कि ये रिएक्शन होगा। ओके, तो हर बार हम क्या करते हैं, बहुत हाई टेक्निक का यूज करके, कैलकुलेशन का यूज करके, और दो न्यूट्रॉन्स को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, एक आगे वाले प्रोसेस को, आगे वाले को के पास गया, यूरेनियम के पास, फिर वो यहाँ पे फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकाला और 3 न्यूट्रॉन्स निकाला और 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया गया और एक आगे बढ़ने दिया गया। तो ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ये यूज होता है। देखिए ये चेन, ये जो ये हो रहा है ना, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन, फिर से 3 न्यूट्रॉन, ओके, ये जो बन रहा है, तो ये जो है बेसिकली इसको बोला जाता है चेन रिएक्शन। और इसके बाद उसमें से अगर आपने 2 एब्जॉर्ब कर लिया और एक ही को हर स्टेप में आगे बढ़ने दिया है, तो उसको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि ये तीनों को हमने एब्जॉर्ब नहीं किया होता, मतलब हमने तीनों को सपोज करके, मैं बोलता हूँ ऐसे जो है ना, मान लीजिए कि हमने इसको एब्जॉर्ब, इसको मिटा देता हूँ, तो सपोज करके एब्जॉर्ब नहीं किया होता, ठीक है ना, तो एब्जॉर्ब नहीं किया होता, क्या होता, तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता, तो वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता, तो वो बहुत भाई इस स्टेप में, अगले स्टेप में भाई फिर क्या करेगा, और ये 3, ये यूरेनियम के पास, ये यूरेनियम से मिला, ये यूरेनियम से मिला, ये यूरेनियम से मिला, फिर से यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन फिर से निकलेगा, ये वाला न्यूट्रॉन, तो फिर से ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन निकलेगा ना, तो ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये क्या करेगा कि भाई ये यहाँ पे पहले स्टेप में 3 निकला, फिर और आगे बढ़ा, इस तरह से ये अनकंट्रोल है, तो इसमें भाई ये फिर से अगले 3 को इनिशिएट करेगा और काफ़ी ट्रिमेंडस एनर्जी निकलेगी, इसको कंट्रोल आपने कंट्रोल किया नहीं, ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, ओके, और बढ़ता चला जाएगा, बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी निकलेगी, और उसको आप कंट्रोल किया नहीं आपने, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है लेकिन अनकंट्रोल है, तो बहुत ट्रिमेंडस निकलेगी और कंट्रोल नहीं हो पाया। तो बेसिकली ये तरीका किस में यूज होता है, ये आपका न्यूक्लियर बॉम्ब में तरीका यूज होता है। इससे पहले अगर आपने इसको कंट्रोल किया है तो कहाँ पे यूज होता है, कंट्रोल जो होता है वो अगर आपने कंट्रोल किया था जस्ट पहले जो हमें बता रहे थे, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो तरीके, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में वो चीज़ यूज होता है। ओके, तो हम देख चुके हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। होपफुली इसमें कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम लोग उसको देख लेंगे। इसी का यहाँ पे जो अभी बता रहा था वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखिए ग्राफ थ्रू दिखा रहा हूँ मैं, आप इसको होपफुली आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, यूरेनियम है, न्यूट्रॉन है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग है, और ये आपका यहाँ से इसके बाद ये ब्रेक हुआ तो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं यहाँ पे, और ये फिर ये न्यूट्रॉन अलग यूरेनियम को, ये अलग यूरेनियम को, और ये अलग यूरेनियम को, ये यूरेनियम अलग बना, ये बना, यहाँ पे भी इसी तरह का सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा। अभी हम लोग एक्सप्लेन कर देख चुके हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ता चलेगा। ये अनकंट्रोल है, तो अनकंट्रोल है तब ये मतलब काफ़ी एनर्जी निकलेगी, और ये चीज़ हमारा न्यूक्लियर
बेसिकली बॉम्ब में इस्तेमाल होता है अनकंट्रोल वाला। कंट्रोल वाला एनर्जी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पैदा यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन अभी देख लेते हैं क्या है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, अभी न्यूक्लियर रिएक्शन हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे थे, मतलब ब्रेक होना। ब्रेक होगा तब भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे वो पहले से ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, लेकिन साथ में एक और दूसरा तरीका स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, वो क्या है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या होगा, उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ेगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो इसमें होता क्या बेसिकली कि जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। छोटे छोटे एलिमेंट जो होंगे वो छोटे छोटे एलिमेंट कंबाइन होकर और बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बस ये यहाँ पे बस पॉइंट ये है कि जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि सपोज करिए मैं इसकी अगर बात करूँ, तो इसकी बात करूँ तो जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट जो होते हैं ना कंबाइन होकर और बड़ा एलिमेंट बनाते हैं। मैं अभी बता रहा था कि क्या इसमें दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है कि ये जो रिएक्शन होता है ना बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर पे नहीं होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसके लिए समझ लीजिए कि 10⁶ केल्विन के अराउंड ये इसको टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर इसका बहुत हाई चाहिए, और ये टेम्परेचर पाना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत ये टेम्परेचर जो होता है वो बहुत आसानी से नहीं गेन होता है। ओके, जैसे सन है, सन के कोर में सन की जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। और कहाँ पे इतना टेम्परेचर मिलता है, उसके कोर में। सन के पास जो सन का जो टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर होता है, उसके कोर में इतनी टेम्परेचर होती है, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कंबाइन होता है, हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास अर्थ में अगर है, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है बेसिकली। यूज तो हालांकि एनर्जी पाने के लिए होता है, और ये इसका यूज हाइड्रोजन बम बनाने में होता है। हाइड्रोजन बम, अब हाइड्रोजन आप सोचोगे कि भाई अभी तो आप बोल रहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कैसे वहाँ पे हाइड्रोजन बम में कैसे ये रिएक्शन कैसे आता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन बम एक ऐसे समझ लीजिए क्या, उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन पहले स्टार्ट होता है, या ऐसे बोलो कि उसमें पहले न्यूक्लियर बॉम्ब पहले ब्लास्ट किया जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर उतना हाई टेम्परेचर गेन होता है, और वो टेम्परेचर जो गेन होता है उस टेम्परेचर में ये रिएक्शन शुरू होता है समझे। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से काफ़ी खतरनाक होता है। ओके, बस ये इसमें टेम्परेचर हाई चाहिए, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता। तो ये आप देखिए कि समझ गए, ये बेसिकली हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ मिलके और ये जो है ना इसका आइसोटोप बनाएगा। ओके, और यहाँ पे आइसोटोप बनाएगा। सपोज करिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, सपोज करिए 2 है ना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, प्लस और भी जो है पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, तो सपोज 2 ये है और 2 ये है, यहाँ पे प्लस एनर्जी भी निकलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ पे नीचे क्या है, या 2 है, प्लस और भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे। ओके, तो चार्ज कितना हो जाएगा, ये है ना +4, 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स प्लस और भी यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना, बाकी पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी पार्टिकल्स यहाँ पे निकल जाएंगे। ओके, पार्टिकल्स, तो ये जो है, ये जो चीज़ है, ये बेसिकली ये यहाँ पे फिर से दोबारा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन जो है वो फिर फाइनली ये इसमें कन्वर्ट होता है। और कुल मिला के ये मतलब इसके हाइड्रोजन के आइसोटोप पहले यहाँ पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एरो लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एरो होगा। तो
अब ये रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम और प्लस इतनी एनर्जी निकल आएगी 21.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसमें बेसिकली छोटे जो होते हैं वो, तो हम लोग यहाँ तक इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद का जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे अगले पार्ट में। तो इसका अगले पार्ट में आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इस चैनल, और इसमें हम पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे और इसके पीछे बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।